सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एक फिर से एक नए मॉडल पेपर के साथ में। जो आप अगर 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम है विज्ञान का, तो एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ आप देखने वाले हो। ये जितना भी बड़ा वीडियो हो दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने मॉडल पेपर की। मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन क्या कहलाता है। यहाँ पर ये पूछा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जो जलाते हैं तो मैग्नीशियम का क्या होता है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो हमने देखा है कि जिसके साथ ऑक्सीजन लग जाता है तो वो फिर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लग गया, पहले नहीं था। तो ऑक्सीजन का लगना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीकरण को ही एक और नाम से जानते हैं, उपचयन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपचयन। तो ये राइट आंसर क्या हो गया, उपचयन। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रक्त दाब को मापने के लिए देखो, थर्मामीटर तो किसके लिए उपयोग करते हैं, जहाँ बुखार वगैरह आ जाती है। स्पेग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, या इसको कह सकते हो आप रक्तचाप मापी। क्या कह सकते हो, स्पेग्नोमेनोमीटर को और किस नाम से जानते हैं, रक्तचाप मापी। याद रखना, रक्तचाप मापी। ये हो गया रक्तचाप मापी। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का गति का उदाहरण है। देखो, गति के जो ये जितने भी उदाहरण है ये सारे के सारे गति के उदाहरण है, परंतु किस प्रकार के गति से वो आकर्षित होकर पराग नली जाती है। तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, देखो फूल के अंदर रसायन पाए जाते हैं, और उन रसायनों के कारण क्या होता है, नली जो होती है अंदर की ओर आकर्षित होती है, और वहाँ पर क्या करती है, पराग नली पर पहुँच जाती है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसायनानुवर्तन। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखते हैं। ग्लेशियर एसिटिक अम्ल का गलनांक होता है। देखो यहाँ पर ग्लेशियर एसिटिक अम्ल का जो गलनांक है वो कितना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 290 केल्विन। 290 केल्विन। इसके साथ साथ में अगर आपको सेल्सियस पूछ लिया जाए तो वो भी याद रखना, यानी कितना, 16.5। 16.5 इसका डिग्री सेल्सियस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर आपको 290 केल्विन लिख देना। अगला क्वेश्चन, अति अम्लता का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अति अम्लता का, जिसके अम्लीय माध्यम हो जाता है, पेट के अंदर जब एसिडिटी बनने लगती है, तो उसके उपचार के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में पूछा है। तो प्रतिजैविक का, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, प्रतिजैविक तो जीवों को मारने का काम करता है। एसिड, एंटासिड, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। डबल आर डबल वाई जीन संरचना बाह्य लक्षण है। देखो, डबल आर जो होता है वो राउंड का होता है, राउंड यानी गोल है, और वाई किसका है, वाई है पीले का। किसका है, पीले का। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल पीला। गोल पीला राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो दोस्तों, आपको जो ये मेंडल के जितने भी लक्षण हैं, इनके जितने भी सिंबल है उनको याद रखना, उससे आप नाम डिनोट कर पाओगे। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में स्थान जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स। इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लेना, आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी। ये राइट आंसर हो गया, सिनेप्स। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें सहसंयोजक बंध क्या होता है। देखो, एथेन लिखा है, C2 दो कार्बन है और इसके 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, और इनके बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में एक बंध होता है, इसीलिए यहाँ पर कितने सहसंयोजक बंध हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक है 7। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7। चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, आपको पता है, प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, आर प्रतिरोध समानुपाती होता है एल के। जितनी लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध उतना ही बढ़ता जाएगा। इसके अलावा प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है किसके, 1/A के, यानी क्षेत्रफल जितना तार का बढ़ाओगे प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। तो चालक की लंबाई के तो होता ही है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भी होता है, और पदार्थ की प्रकृति, बिल्कुल तांबे के अंदर बहुत ज़्यादा चालकता प्रभावित करती है, चांदी के इसमें भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट सभी आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्या है, सीसा व टिन मिश्र धातु जिसका उपयोग तारों के परस्पर वेल्डिंग। देखो,
कल भी ये क्वेश्चन मैंने दिया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए बार बार बनकर आ रहा है दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर शीशा और ये जो वेल्डिंग होती है, विद्युत तारों की वेल्डिंग करने के लिए हम सोल्डर का उपयोग करते हैं, किसका? सोल्डर का। तो इसका मिश्रण क्या होता है? शीशा और टिन। अगला क्या है क्वेश्चन? किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? देखो, बहुत ज़्यादा छोटे अगर अक्षर है तो उनको देखने के लिए आपको 5 सेमी फोकल दूरी का एक उत्तल लेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 दूरी का एक फोकस दूरी, 5 सेंटीमीटर दूरी की एक फोकस यहाँ पर उत्तल लेंस लेना है, तब जाकर आप छोटी छोटी चीज़ों को देख पाओगे। ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन है ना। किसी विद्युत धारावाही चालक तार पर आरोपित बल, बल की दिशा, देखो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है? तो देखो, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम तो आपको पता है, चालक तार की जो धाराएं होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है या फिर चालक तार की जो दिशा होती है, उन उनको ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। परंतु यहाँ पर बल की दिशा पूछी है, तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह से पीड़ित रोगों के रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। शर्करा बढ़ जाता है तब उनको क्या हो जाती है? शुगर हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? मधुमेह रोग। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, कितनी आवृत्ति की होती है भारत में? भारत के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी घरों में जो आने वाली विद्युत धारा, उसका 50 हर्ट्ज होती है। कितनी? 50 हर्ट्ज। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमें बचाती है ओजोन परत, ओजोन परत हमें बचाती है। O3 आंसर वाली है ना। इसके एक क्षरण यानी इसको खत्म करने के लिए उत्तरदायी है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको सोच कर लिखना है कि रिक्त स्थान में क्या आने वाला है। तो क्या है क्वेश्चन? धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती हैं, तो इस गुण को बोलते हैं ध्वनिक। क्या बोलते हैं? ध्वनिक। या तो ध्वनिक बोलते हैं, या आप इसमें सोनोरस भी लिख सकते हो, सोनोरस, सोनोरस भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किसी लेंस की क्षमता उसकी किसके व्युत्क्रम होती है? देखो, व्युत्क्रम पूछा है, तो यहाँ पर जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम होती है। P समानुपात होती है 1/f के, यानी जो फोकस दूरी होती है, जितनी फोकस दूरी बढ़ाओगे उतनी ही क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। अगला है, जीवाणु व कवक मृत अवशोषी का क्या करते हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जीवाणु और कवक होते हैं, ये मृत अवशोषों को क्या कर देते हैं? अपमार्जन कर देते हैं, अपमार्जन ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपमार्जन। ये क्वेश्चन भी पहले भी आया हुआ है दोस्तों, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यौगिक का नाम क्या होगा? देखो, हम जब कपड़े धोते हैं तो उसके अंदर जब साबुन मिलाते हैं तो वो मृदु हो जाता है, तो इसके अंदर जो धोने का सोडा Na2CO3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वोल्ट मीटर परिपथ में, अच्छा, वोल्ट मीटर जो होता है ना, वो परिपथ में किस प्रकार से संयोजित होता है? तो यहाँ पर जो है ना, वोल्ट मीटर, जैसे वोल्ट मीटर लगा होता है, ये एक तार है, इसके जो वोल्ट मीटर है वो इस प्रकार से लगा होता है। इस जो प्रकार से लगने की जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं समांतर क्रम। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम, समांतर क्रम। ठीक है ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश क्या कहलाता है? देखो, हीमोलिसिस। क्या कहलाता है? हीमोलिसिस, हीमोलिसिस। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हीमोलिसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परितंत्र में सूर्य का प्रकाश क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक ऊर्जा का क्या है? स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, जो यह कैसा है? अजैविक घटक है। कैसा है? अजैविक घटक। यहाँ पर अजैविक घटक आ जाएगा, जो किसका स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से दोस्तों, कुछ ही क्वेश्चन हमारे बाकी है। आपको पता है यहाँ पर मैं 32 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखने लगे हो वीडियो को तो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। सिरका में उपस्थित एसिटिक अम्ल
सिरका में उपस्थित अम्ल है ना, अम्ल का रासायनिक सूत्र और IUPAC नाम लिखिए। तो सिरका में उपस्थित जो अम्ल होता है उसका क्या होता है उसका नाम, जैसे उसका सूत्र होता है CH3COOH। तो ये इस शब्द को बोलते हैं, इसको ओइक अम्ल बोलते हैं। और ये क्या है, मेथेन है ना, मेथ बोलते हैं। एक होता है तो मेथ, दो होते तो एथ, तो मेथेनोइक अम्ल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IUPAC नाम तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। या फिर इसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं क्या बोलते हैं, वृक्काणु कहते हैं। और यह एक नाम और से भी फेमस है, उसको बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन नाम से भी जानते हैं इसको, नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट विद्युत धारा का चालन करता है क्यों। देखो ग्रेफाइट जो होता है ना, ऐसे परतों में व्यवस्थित होता है, इस तरह से परतें होती है ग्रेफाइट की। तो ये जो परतें हैं, इन ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन में 4 कार्बन की संयोजन बंद होते हैं। अब ये 3 तो है ना, ये तो हो जाते हैं अपने अपने इस कार्बन के अंदर ही व्यवस्थित, परंतु एक ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस बीच में रह जाता है और इन प्रत्येक परत के बीच में एक इलेक्ट्रॉन खाली बच जाता है और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत धारा का चालन करता है। ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ये क्या करता है, विद्युत धारा का चालन करता है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम में जनन कैसे होता है। प्लाज्मोडियम में सबसे पहली चीज़ तो अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में भी कौन सा जनन होता है, इसमें बहुखंडन वाला जनन होता है। कैसा होता है, बहुखंडन वाला जनन होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुखंडन वाला इसमें जनन होता है। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। देखो वक्रता त्रिज्या होती है ना, उसकी फोकस दूरी डबल होती है। तो इसका सीधा सीधा संबंध बोले तो क्या है, जो R होती है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो डबल होती है। क्या होती है, डबल। ये संबंध होता है वक्रता त्रिज्या और इसमें। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले यौगिक का नाम बताइए। तो विरंजक चूर्ण के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, OH होल ट्वाइस प्लस ये क्लोरीन इसके साथ मिलता है और क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण का आपको पता है सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, UNEP का पूरा नाम बताइए। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच में संबंध की खोज किसने की थी। विद्युत और चुंबकत्व के बीच में जो संबंध है वो किसने किया था, एस क्रिश्चियन और ओस्टेड ने, है ना। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेंस का वह बिंदु जहां से गुजरने वाली किरण अपरिवर्तित रहती है, यानी इधर उधर मुड़ती नहीं है। तो लेंस होता है, ये लेंस होता है, इसके बीचों बीच एक मुख्य अक्ष होती है और ये मुख्य अक्ष का जो ये मुख्य बिंदु है जिसे ऑप्टिकल बिंदु कहते हैं, ये क्या होता है, यहाँ से कोई भी किरण आती है तो ये सीधी की सीधी निकल जाती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकल बिंदु, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑप्टिकल केंद्र या मुख्य अक्ष। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ब्यूटेनोइक अम्ल में क्या होता है, ब्यूटेन में ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है और इसके साथ साथ में इसमें 2 ऑक्सीजन भी होते हैं। तो ये हो गया ब्यूटेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया होने वाला है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इससे पहले कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि विद्या जो होती है एक दूसरे को जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।